नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। क्या अभिव्यक्ति की आजादी के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है? क्या देश के हित की बात करने से पहले लोगों को अपनी डिग्री दिखानी होगी? क्या अभिव्यक्ति की आजादी प्राप्त करने के लिए जेएनयू से डिग्री लेना जरूरी है? ऐसे बहुत सारे सवाल आज देश के मन में चोट कर रहे हैं और इसकी वजह है हमारे देश का बुद्धिजीवी वर्ग, जो अभिव्यक्ति की अनलिमिटेड आजादी हासिल करके देश विरोधी विचारधारा का प्रमोशन कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक छात्रा गुरमेहर कौर की अभिव्यक्ति की आजादी चर्चा और विवाद का विषय बनी हुई है और इस विवाद में जावेद अख्तर जैसे बुद्धिजीवी लेखक भी अपने हाथ साफ कर रहे हैं। जावेद अख्तर ने देश के लिए मेडल जीतकर लाने वाले खिलाड़ियों और पहलवानों का अपमान किया है और अपनी लेखन क्षमता का इस्तेमाल उन्हीं खिलाड़ियों के खिलाफ किया है जो देश हित से जुड़ी बातें कह रहे हैं। सवाल यह है कि अभिव्यक्ति की आजादी इतनी सिलेक्टिव कैसे हो सकती है? आज हमारे देश में ऐसे हालात बन गए हैं कि जो लोग भारत को तोड़ने की बात करते हैं, देश के खिलाफ बयानबाजी करते हैं और पाकिस्तान की आतंकवादी हरकतों के बावजूद उसे डिस्काउंट देते हैं, उन्हें हमारे ही देश में लाखों लोगों का समर्थन मिल जाता है। लेकिन जो लोग देश को जोड़ने की बात करते हैं, जो देश के सम्मान की रक्षा के लिए सामने आकर खड़े हो जाते हैं, उन्हें यह कहकर अपमानित किया जाता है कि उनके विचार तुच्छ हैं, छोटे हैं, क्योंकि वो कम पढ़े लिखे हैं। एयर कंडीशनड कमरों में सोफे पर बैठकर चांद सितारों की बातें करने वाले हमारे फिल्मी लेखक खिलाड़ियों और चैंपियंस पर फिल्में बनाते हैं और उन फिल्मों के जरिए ढेर सारा पैसा भी कमाते हैं। लेकिन जब असली खिलाड़ी, वही खिलाड़ी देश की भलाई और भविष्य से जुड़े किसी बड़े मुद्दे पर अपनी राय देते हैं, तो इन फिल्मी लेखकों और बुद्धिजीवियों से ये देखा नहीं जाता। ये लोग खुद को एलीट या वैचारिक नवाब समझते हैं और इसी सोच ने देश के माहौल को इतना दूषित कर दिया है। आज हम इस सोच का एक डीएनए टेस्ट करेंगे। ये विश्लेषण खुद को बुद्धिजीवी और वैचारिक नवाब समझने वाले लोगों को आज ध्यान से देखना चाहिए। आपने ये भी नोट किया होगा कि अगर कोई व्यक्ति देश के खिलाफ बयान दे दे तो वो सोशल मीडिया में ट्रेंड करने लगता है। ये आजकल का फैशन है। लेकिन जो लोग भारत की एकता और अखंडता की बात करते हैं, उन्हें गालियां दी जाती हैं, चुन चुनकर उन पर निशाना लगाया जाता है और शाब्दिक गुंडागर्दी की जाती है। इसे सामान्य भाषा में ट्रोलिंग कहा जाता है और सोशल मीडिया पर जो लोग ये गुंडागर्दी करते हैं, उन्हें ट्रोल्स कहा जाता है। आज हम सोशल मीडिया के गुंडों पर एक बड़ा खुलासा करने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि सोशल मीडिया की दुनिया में कितनी मिलावट है, किस तरह फेसबुक के लाइक्स और यूट्यूब के क्लिक्स खरीदे जाते हैं, कैसे कुछ लोग अपने क्लाइंट के विरोधियों को सोशल मीडिया पर अपमानित करने का ठेका लेते हैं और कैसे कोई विचार पैसे के दम पर सोशल मीडिया में ट्रेंड करने लगता है। ये देश का सबसे बड़ा वैचारिक घोटाला है जिसके बारे में आज आप सबको पता होना चाहिए, क्योंकि ये बात आपके दिमाग में भी जरूर आती होगी कि कुछ चीजें, कुछ विचार, कुछ लोग बहुत जल्दी ट्रेंड करने लगते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब कुछ दूसरे लोग अच्छे विचार आपके सामने रखते हैं तो उन्हें कोई नहीं छापता और ना ही वो ट्रेंड करते हैं। ऐसा क्यों? इसका जवाब आज हम आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। दिल्ली यूनिवर्सिटी में रामजस कॉलेज में हिंसा के आरोप में एबीवीपी के 2 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। इनमें एक आरोपी वेंकटेश्वर कॉलेज के छात्र अध्यक्ष प्रशांत मिश्रा हैं, जबकि दूसरे आरोपी विनायक शर्मा भी इसी कॉलेज से हैं। पुलिस की कार्रवाई के बाद एबीवीपी ने भी दोनों को निलंबित कर दिया है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों ने मंगलवार को खालसा कॉलेज के पास वामपंथी छात्र संगठन आइसा के एक सदस्य पर हमला किया था। इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी है। वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स के गुट ने एबीवीपी के समर्थन में एक मार्च निकाला। टीचर्स के इस गुट की मांग थी कि कैंपस में देशद्रोह के आरोपियों के लेक्चर पर बैन होना चाहिए। इन टीचर्स का आरोप था कि डीयू में आजादी के नाम पर देश तोड़ने की साजिश हो रही है। बहुत दुख होता है कि जो मैंने बचपन से कश्मीर में देखा है, अब दिल्ली में रहती हूँ और यहाँ आके भी मुझे यही देखना है, यही सब देखना है। डिसरप्शन ऑफ कश्मीर यूनिवर्सिटी में तो ये बचपन से देखा है। जेएनयू में 1 साल पहले देश विरोधी नारेबाजी केस में चार्जशीट दाखिल न होने पर एबीवीपी ने दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन किया। एबीवीपी ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस देशद्रोह के आरोपियों कन्हैया, उमर खालिद और अनिर्बान पर नरमी बरत रही है। वहीं पुलिस ने कहा कि मामला बेहद संवेदनशील है, इसीलिए जल्दबाजी ठीक नहीं। यह केस अभी इन्वेस्टिगेशन में है। यह एक सेंसिटिव केस है। इस स्टेज पे हम किसी भी तरह के अनुमान
या स्पेकुलेशन में ना पड़ें और वेट करें केस को फाइनल स्टेज के पहुंचने तक। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने ये माना है कि पिछले साल 9 फरवरी को जेएनयू में देश विरोधी नारे लगे थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने करीब 40 वीडियोस की जांच की है। सूत्रों के मुताबिक वीडियो में उमर खालिद और अनिरबान समेत कुल 9 छात्र देश विरोधी नारे लगाते पाए गए हैं। उमर खालिद, अनिरबान के अलावा बाकी के 7 छात्र कश्मीरी हैं, जो जामिया, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और जेएनयू के हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के 6वें चरण के लिए प्रचार जोरों पर है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने महाराजगंज और देवरिया में चुनावी सभाएं की। इस रैली में मोदी ने कहा कि जनता 15 साल के दोषियों को चुन चुन कर सजा दे रही है। कांग्रेस के पास ऐसे नए होनहार लोग हैं जो कोकोनट का जूस बेचेंगे लंदन में, उत्तर प्रदेश में लगाएंगे आलू की फैक्ट्री। जबकि कुशीनगर में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार किसानों की दुर्दशा पर खामोश है। किसान आत्महत्या करे, युवा को भविष्य ना देखे, उनके लिए मोदी जी के पास झूठे वायदे हैं। ये कर दूंगा, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दे दूंगा। देवरिया में अखिलेश ने कहा कि मोदी ने देश को लाइन में लगाया, अब जनता उन्हें लाइन लगाकर सबक सिखाएगी। मायावती ने भी बीजेपी पर हमला बोला। बीजेपी की सरकार को बने हुए अब 3.25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। क्या इन 3.25 वर्षों में किसी भी गरीब के खाते में 1 रुपया भी जमा हुआ है? यूपी में 6ठे चरण के चुनाव में 4 मार्च को 7 जिलों की 49 सीटों पर मतदान होगा। समाजवादी सरकार में मंत्री और गैंगरेप के आरोपी गायत्री प्रजापति के लापता होने के बाद बीजेपी ने आरोप लगाया है कि गायत्री को अखिलेश यादव की शय है। बीएसपी ने कहा है कि कैंपेन से लेकर चुनाव प्रचार तक गायत्री अखिलेश के साथ थे, तब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया? अखिलेश और राहुल को बलात्कारी और हत्यारों का साथ पसंद है, उत्तर प्रदेश की बेटियों का उनको साथ पसंद नहीं है। ये इसलिए नहीं मिल रहे हैं गायत्री प्रजापति क्योंकि स्वयं मुलायम सिंह जी ने कहा था बच्चे हैं, गलती हो जाया करती है, तो उनको प्रोटेक्शन भी देना उन्हीं का काम है। यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही कांग्रेस ने कहा है कि कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है, कानून अपना काम करेगा, कोई किसी से भेदभाव नहीं, और अगर जीत होगी तो कानून की होगी, सही पाया जाएगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। आरोप है कि यूपी पुलिस ने गायत्री प्रजापति को गिरफ्तार करने में जमकर आनाकानी की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज होने के बावजूद पुलिस ने उन्हें तब गिरफ्तार नहीं किया जब वो अखिलेश के साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे। उन्हें तब भी गिरफ्तार नहीं किया गया जब वो अमेठी में वोट डालने पहुंचे थे। गायत्री पर एक महिला से रेप और उसकी बेटी के यौन शोषण का आरोप है। भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि वो 2008 के मुंबई हमले की फिर से जांच कराए। भारत ने कहा है कि जमात-उद-दावा के चीफ और आतंकी हाफिज सईद के खिलाफ आतंकवाद विरोधी कानून के तहत मुकदमा चलाया जाए। 24 भारतीय गवाहों के बयान रिकॉर्ड कराने के लिए उन्हें पाकिस्तान भेजने की मांग के जवाब में भारत ने पाकिस्तान को ऐसा करने को कहा है। मुंबई हमले पर चल रही लगातार 17वीं सुनवाई में ऐसा हुआ जब केस जस का तस बना रहा, क्योंकि कोर्ट ने 24 भारतीय गवाहों की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए कहा। पाकिस्तान सरकार ने 30 जनवरी को सईद और जमात-उद-दावा और फलह इंसानियत के 4 नेताओं को नजरबंद कर दिया था। भारत ने कश्मीर में तनाव के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि अजीत कुमार ने कहा कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में अस्थिरता पैदा करने के लिए आतंकवाद को बढ़ावा देता है। For the last 2 decades, the most wanted terrorists of the world have found succor and sustenance in Pakistan. The fundamental reason for disturbances in parts of Jammu and Kashmir in India is cross-border terrorism aided and abetted by Pakistan. अजीत ने ये भी कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों के केंद्र के तौर पर ही जाना जाता है। दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी पाकिस्तान में ही मिले हैं। कश्मीर घाटी में 2 महीने की सर्दियों की छुट्टी के बाद आज स्कूल खुल गए। स्कूल खुलने से छात्र काफी खुश नजर आए। सुबह सुबह तैयार होकर छात्र स्कूल पहुंचे। सर्दी की छुट्टियों से पहले भी कश्मीर के स्कूल करीब 6 महीने तक बंद रहे थे। 8 जुलाई 2016 को आतंकी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद भड़की हिंसा के बाद स्कूल बंद कर दिए गए थे। इस दौरान अलगाववादियों ने कई स्कूलों में आग भी लगा दी थी। जम्मू कश्मीर सरकार ने 10वीं और 12वीं के छात्रों के अलावा सभी छात्रों को अगली क्लास में प्रमोट कर दिया था। छात्रों का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि इस साल हालात सही रहेंगे और उनकी पढ़ाई खराब नहीं होगी। अब
हम इतने टाइम के बाद आ रहे हैं, वी आर गोइंग टू मीट आवर फ्रेंड्स अगेन, और इतनी खुशी हो रही है कि एजुकेशन वापस, हम अपनी पढ़ाई जो भी इन 6 महीनों में हमने मिस किया वो हम फिर से मतलब कर पाएंगे, हम उसको रिकवर कर पाएंगे। तो इस साल हम यही होपफुली प्रे करते हैं हर किसी से, तो यही होना चाहिए कि इस साल जो हमको पढ़ाई मेहरबानी करके पढ़ने दीजिए, क्योंकि हमारा करियर है ये। मणिपुर में पहले दौर के लिए चुनाव प्रचार थमने से एक दिन पहले बीजेपी दफ्तर में हमला हुआ है। इम्फाल में 10 से ज्यादा लोगों ने घुसकर बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़ की। हमले के वक्त बीजेपी दफ्तर में ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे। बीजेपी का आरोप है कि ये कांग्रेस की बौखलाहट है। हताश होकर के अब हिंसा पर उभर आए हैं, परंतु इस बात से जनता का निश्चय भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास और अधिक बढ़ेगा। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की नेता जूही चौधरी को पार्टी से निकाल दिया है। जूही के पिता रविंद्रनाथ को भी सभी पदों से हटा दिया गया है। जूही को कल बच्चों की तस्करी के आरोप में जलपाईगुड़ी से गिरफ्तार किया गया था। आज उन्हें 12 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बीजेपी ने इसी केस में रूपा गांगुली और कैलाश विजयवर्गीय का नाम घसीटे जाने को साजिश बताया है। वहाँ के थाने पार्टी के कार्यालय बन गए, वहाँ के अधिकारी पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं, इसलिए उनके इन्वेस्टिगेशन पर मुझे शक है और आगे हम देखते हैं क्या होगा। नहीं तो हम चाहेंगे कि उच्च स्तरीय केंद्रीय एजेंसी उसकी जांच करे। इतनी घिनौनी चार्ज हम पर लगाए जा रहे हैं, हमारी जूही पर लगाए जा रहे हैं, इतनी छोटी लड़की पर। पश्चिम बंगाल में 18 फरवरी को बच्चों की तस्करी के रैकेट का खुलासा हुआ था। पुलिस ने बिमला शिशुगृह को चलाने वाली चंदना चक्रवर्ती को विदेश में 17 बच्चे बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया था। अब ये लोग कह रहे हैं जो इन लोगों को मदद मिली है बीजेपी लीडरशिप से, रूपा गांगुली से, कैलाश विजयवर्गीय से, हाँ मदद मिली है, इसका मतलब है जो इनको मिसयूज किया गया है। जूही चौधरी का आरोप है कि वो अनाथ आश्रम की आड़ में बच्चों की तस्करी करती थी। बिहार सरकार में मंत्री और कांग्रेस नेता अब्दुल जलील ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विवादित बयान पर माफी मांग ली है। जलील के आपत्तिजनक बयान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी नाराजगी जताई। अगर मेरे बयान से या हमारे लोगों के बयान से किसी को ठेस लगी है तो मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूँ। लेकिन जलील को बर्खास्त करने की मांग पर अड़ी बीजेपी ने आज विधानसभा के अंदर और बाहर जमकर हंगामा किया। बीजेपी ने कहा कि जब तक जलील को नीतीश कैबिनेट से बर्खास्त नहीं किया जाता तब तक विधानसभा नहीं चलने दी जाएगी। और ऐसा मंत्री अगर बिहार की सरकार में मंत्री बना रहता है ये बीजेपी बर्दाश्त नहीं करेगी। दिल्ली एनसीआर में अक्सर लगने वाले जाम से जल्द ही निजात मिल सकती है। कल से दिल्ली में दाखिल होने वाले ट्रकों को दिल्ली पार कराने का जिम्मा रेलवे लेने जा रही है। दिल्ली के एंट्री पॉइंट से ही ट्रकों को ट्रेन के जरिए दिल्ली से बाहर ले जाया जाएगा। कल रेल मंत्री सुरेश प्रभु इस योजना की शुरुआत करेंगे। एनसीआर में एंट्री करने वाले जो ट्रक्स हैं और जो यहाँ से थ्रू जाते हैं, जो डेस्टिनेशन नहीं हैं, उनको हम रेल के ऊपर लोड करके अपने रेलवे वैगन्स में एक पूरी ट्रेन में 30 ट्रक लोड करने के बाद गढ़ी हरसरू से गुड़गांव के आसपास से और इसको निकालेंगे और इसको मुरादनगर तक ले जाएंगे। रोजाना 15,000 से ज्यादा ट्रक दिल्ली से गुजरते हैं। इस योजना से जाम और प्रदूषण पर लगाम लगने की उम्मीद है। देश में बनी सुपरसोनिक इंटरसेप्ट मिसाइल का दूसरा टेस्ट कामयाब रहा। ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप से आज सुपरसोनिक इंटरसेप्ट मिसाइल का कामयाब परीक्षण किया गया। 1 महीने में इस तरह की मिसाइल का यह दूसरा टेस्ट था। दुश्मन के मिसाइल हमलों के खिलाफ एयर डिफेंस सिस्टम बनाने की दिशा में यह इंटरसेप्ट मिसाइल काफी अहम है। टेस्ट के दौरान कम ऊंचाई पर मिसाइल की मारक क्षमता की परख की गई। इससे पहले 15 मई 2015 को भी इंटरसेप्ट मिसाइल का लो ऑल्टीट्यूड टेस्ट किया जा चुका है। अमेरिका में नस्ल भेद का शिकार हुए भारतीय इंजीनियर श्रीनिवास की हत्या पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुख जताया है। श्रीनिवास की हत्या पर अमेरिकी संसद के संयुक्त अधिवेशन में 1 मिनट का मौन भी रखा गया। ट्रंप ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि नफरत के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। As well as last week's shooting in Kansas City remind us that while we may be a nation divided on policies, we are a country that stands united in condemning hate and evil in all of its very ugly form. 22 फरवरी को अमेरिका के कैंसस में इंजीनियर श्रीनिवास की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। भारत सरकार ने विदेशों में बसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता बताया है। तो आपने आज भी देखा राष्ट्रपति ट्रंप ने भी इस घटना की निंदा करी है
और अमेरिका में ही नहीं, जहां भी इस तरीके की ज़रूरत होगी, सरकार हमेशा उच्च अधिकारियों के साथ दूसरे देशों में एंगेज रहेगी। आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप में भारतीय शूटर जीतू राय ने एक और गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। जीतू राय ने 50 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर गोल्ड मेडल हासिल किया। मेरा प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छा था और वर्ल्ड कप से पहला, और मुझे इतना प्रेशर भी था ही नहीं। फर्स्ट दिन थोड़ा प्रेशर था, उसके बाद तो मेरा इतना प्रेशर भी था ही नहीं, और बहुत अच्छा आज गोल्ड, 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज लिया हूँ। इस इवेंट का सिल्वर मेडल भी भारतीय खिलाड़ी के नाम रहा। अमनप्रीत सिंह ने रजत पदक हासिल किया। बहुत अच्छा फील हो रहा है जी। मैं फर्स्ट जो वर्ल्ड कप का मेडल है तो बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। हाँ जी, बहुत खुशी है। शूटिंग वर्ल्ड कप में जीतू राय 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज और 10 मीटर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में हिना सिद्धू के साथ मिलकर गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। लाइव खुदकुशी को रोकने के लिए फेसबुक अब अपने यूजर्स पर पैनी नजर बनाने की योजना बना रहा है। फेसबुक जल्द ही लाइव स्ट्रीमिंग, फेसबुक लाइव और मैसेंजर सर्विस इस्तेमाल करने वाले यूजर्स पर आर्टिफिशियल निगरानी रखेगा, ताकि खुदकुशी की प्रवृत्ति रखने वाले यूजर्स का वक्त रहते पता लगाया जा सके। फेसबुक जल्द ही कुछ नए टूल्स लॉन्च करेगा, जिसके जरिए कोई यूजर लाइव वीडियो देखने के दौरान उस यूजर से सीधे बात कर सकते हैं या फिर इसकी जानकारी फेसबुक को दे सकते हैं, ताकि वक्त रहते किसी यूजर को खुदकुशी करने से रोका जा सके।